खामोशी छा गई थी। खुर्रम रुख मोड़े बैठ गई थी, जबकि ज़ोरेज़ का सारा ध्यान ड्राइविंग की तरफ था। पूरा रास्ता खुर्रम के चेहरे पर गुस्सा, शर्म और उलझन के रंग आते जाते रहे थे, जबकि ज़ोरेज़ आफरीदी के लबों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। अब मेरा पाँव ठीक है, अब मुझे हॉस्टल वापस जाना है। जब ज़ोरेज़ ने गाड़ी घर के पूरे में खड़ी की तो वो बोली थी। ज़ोरेज़ का चेहरा तारीख हुआ था। ठीक है, चली जाना कल, आज तो रात हो गई है, हॉस्टल में दाखिल भी नहीं होने देंगे। अब वो संजीदगी से कहते गाड़ी से उतरा था। एक तो ये इंसान चाहता पता नहीं क्या है, इसने कुड़ते हुए सोचा था, लेकिन ये सब वो उसे कह नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से गाड़ी से बाहर निकली थी और वो दोनों एक साथ घर में दाखिल हुए थे। ज़ोरेज़ आफरीदी ने एक नज़र उसे देखा था और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। बीबी जी, आपकी पट्टी उतर गई? तभी वही मुलाजमा ने उसके पास आते पूछा था। उतर गई, मुख्तसर जवाब देते वो आगे बढ़ी थी। अपने कमरे में आते उसने गुस्से से दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंका था। कहाँ फंस गई मैं? वो रोहा सी होती बेड पर बैठी थी। ना जाने कैसा इंसान है, कैद करके रख दिया है मुझे यहाँ, वो झुंझला कर बोली थी। ज़ोरेज़ आफरीदी बड़े आए मुहाफिज, खुद को खुदा ही समझ बैठे हैं, बस सब उनके इशारों पर नाचे। मैं उनकी गुलाम थोड़ी हूँ। वो उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगी थी। मैं यहाँ कैदी बनकर नहीं रह सकती, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। वो अपने ही मंसूबे बनाने में मसरूफ़ थी। तभी ड्रेसिंग रूम के दरवाजे में से हल्की सी आवाज़ आई थी। वो ठुठक कर उठी थी। उसने रुख मोड़ कर देखा था, ड्रेसिंग रूम में से ज़ोरेज़ निकल कर बाहर आया था। उसका चेहरा स्पॉट और नज़रें सर थी, देखने में लग रहा था वो सब कुछ सुन चुका है। तो तुम्हें लगता है मेरा घर कैद खाना है? वो गुस्से से बोला था। खुर्रम रोहा सी होते सांस तक रोके खड़ी थी। उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं बस वो खुर्रम के लब कपाए थे। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके करीब आया था। और भागने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आता हूँ। अभी चलो मेरे साथ। वो सर्द लहजे में कहते उसका हाथ थामे बाहर की तरफ बढ़ा था। उसकी गिरफ्त सख्त थी। वो बस मोमी गुड़िया की तरह उसके साथ घसीटती जा रही थी। कुछ ही देर में वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। आंसू पलकों की बार तोड़ते उसके चेहरे पर बह रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे। कुछ देर यूं ही खामोशी से गुजर गए थे। फिर ज़ोरेज़ ने सख्त लहजे में पूछा था, कौन से हॉस्टल में रहती हो तुम? खुर्रम ने धीरे से नाम बताया था। वहाँ जाकर अब दोबारा किसी मुश्किल में ना पड़ना। रात के वक्त हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना। वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला था, लेकिन उसके लफ्ज़ों में नरमी छुपी थी। मुश्किल में मैं खुद नहीं पड़ती, लोग डाल देते हैं। ज़ोरेज़ ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा था। उन्हें लोगों से बचाना चाहता था मैं तुम्हें, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था, लेकिन वो उसकी बड़बड़ाहट सुन चुकी थी। तभी हवा तेज़ हुई थी और साथ ही बारिश शुरू हुई थी, जो पहले हल्की थी और फिर अचानक तेज़ हो गई थी। कमाल है, अभी तो मौसम साफ था। वो तवज्जो से ड्राइविंग करते हुए बोला था। गाड़ी के शीशे के वाइपर्स तेज़ी से चलने लगे थे, मगर आगे धुंध बढ़ती ही जा रही थी। फिर अचानक सामने से आती गाड़ी ने तेज़ हॉर्न बजाया था। ज़ोरेज़ ने झट से गाड़ी को ब्रेक लगाई थी, लेकिन गाड़ी अनबैलेंस होते एक तरफ लड़खड़ाई थी और रोड के किनारे कीचड़ में जा रुकी थी। आपको ड्राइविंग नहीं आती? वो खौफ से बोली थी। अगर तुम थोड़ा खामोश रहती तो शायद ऐसा कुछ ना हुआ होता। वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते बोला था। मैं तो बोली भी नहीं थी उस वक्त, वो हैरत से मासूम लहजे में बोली थी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और बारिश की वजह से रास्ता भी ख़राब है आगे। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते बोला था। फिर अब? खुर्रम ने परेशानी से पूछा था। अब क्या, अब बैठी रहो यहीं, तुम्हारी वजह से ही हुआ है सब, अब भुगतो। वो सीट की पुश से टेक लगाते बोला था। मेरी वजह से क्यों? वो नाक सुकेड़ते बोली थी। तुम्हें ही जल्दी थी जाने की, वो उसे ढूंढते हुए बोला था। खुर्रम ने गाड़ी से बाहर देखा था, जहाँ मुकम्मल अंधेरा था और बारिश की आवाज़ और बादलों की तरह चमक माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रहा था। और दूसरी नज़र उसने अपने साथ बैठे ज़ोरेज़ पर डाली थी, जो मोबाइल में मसरूफ़ पुरसुकून सा बैठा था। मुझे घर जाना है, वो हिचकिचाते हुए बोली थी। बारिश रुकने दो, फिर ड्राइवर गाड़ी ले आएगा तो चले जाएंगे। वो नज़रें मोबाइल से हटाए बिना बोला था। तो क्या इतनी देर हम यहीं बैठे रहेंगे? वो खौफजदा नज़रों से बाहर का जायज़ा लेते बोली थी। ज़ोरेज़ आफरीदी ने मोबाइल से चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा था, जो डरी सहमी सी बैठी थी। यहीं पास एक रेस्ट हाउस है, वहाँ चलते हैं। उसने मोबाइल बंद करते बाहर झाँका था। बारिश में उसे तशवीश लाहक हुई थी, जाहिर सी बात है। उसने कहते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। बाहर निकलने से पहले उसने खुर्रम की तरफ देखा था, जो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। ज़ोरेज़ ने गाड़ी की सीट से अपनी जैकेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई थी। ये पहन लो। खुर्रम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था और हाथ बढ़ाकर जैकेट पकड़ ली थी। दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी थी। खुर्रम जैकेट पहनकर बाहर निकली थी और ज़ोरेज़ के साथ तेज़ तेज़ कदम उठाते चलने लगी थी। वो दोनों मुकम्मल भीग गए थे। वो तेज़ कदम उठाने के बावजूद भी उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी और इसी कोशिश में वो उसका पाँव फिसला था, लेकिन गिरने से पहले ही वो उसे थाम चुका था। दोनों के दरमियान सांसों की मुसाफत सिमट गई थी। बारिश के कतरों ने उन दोनों के चेहरों को भिगो दिया था। खुर्रम के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। ज़ोरेज़ के बाजू अभी भी उसके गिर्द थे। छोड़ें, खुर्रम ने नज़र झुकाते धीरे से कहा था। ज़ोरेज़ होश में आते फ़ौरन से पीछे हुआ था। कुछ देर में वो दोनों एक छोटे से रेस्ट हाउस के बाहर खड़े थे। ज़ोरेज़ ने रुककर चौकीदार से कुछ बात की थी और फिर वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे। ये छोटा सा तैयार हाउस सिर्फ कपल्स के लिए था, क्योंकि उसमें एक रूम था जहाँ एक सिंगल बेड और खिड़की के पास 2 चेयर पड़ी थी।
जिन के सामने एक छोटा सा टेबल था और लकड़ियों की आग जलाकर कमरे को गर्म और रोशन किया गया था। रूम के साथ अटैच बाथ था। उसके अलावा एक छोटा सा लाउंज था जिसमें लकड़ी की कुर्सियाँ और टेबल पड़ा था, और लाउंज में ही छोटा सा किचन था। खुर्रम ने उस छोटे से रेस्ट हाउस का जायज़ा लिया था। जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता हमें यहीं रुकना होगा। ज़ोरेज़ मोबाइल की टॉर्च इर्द गिर्द घुमाकर देखते हुए बोला था। खुर्रम बज़ाहिर नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन उसका दिल अकेले ज़ोरेज़ के साथ यहाँ ठहरने का सोचकर लरज़ रहा था। वो जाकर जलती लकड़ियों की अंगीठी के सामने नीचे फ्लोर कुशन पर बैठ गई थी। आग के सामने बैठते एक सुकून की लहर उसके अंदर उतरी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बाल चेहरे के साथ चिपके हुए थे। ज़ोरेज़ की जैकेट वो उतार चुकी थी। ज़ोरेज़ आफरीदी ने एक नज़र उस पर डालकर नज़रें फेर ली थी। वो कमरे से बाहर निकला था। खुर्रम कुछ देर तो अपनी सोचों में गुम बैठी रही, लेकिन फिर पलट कर देखा तो वहाँ ज़ोरेज़ को ना पाकर वो डर कर खड़ी हुई थी। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली थी। पूरा रेस्ट हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे में तो आग की रोशनी से इतना महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो रूहां सी हुई थी। तभी उसे किचन से हल्की हल्की रोशनी महसूस हुई थी। वो इस तरफ गई थी और सामने ही वो मोबाइल एक तरफ रखे खुद शायद चाय बना रहा था। खुर्रम की जान में जान आई थी। वो अपना नम चेहरा साफ करते आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके पास आई थी। वो चूल्हे के पास खड़ा चाय में चम्मच हिला रहा था। उसे देखकर चौंक कर उसकी तरफ देखा था। क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गई? उसने पलट कर उससे पूछा था। वो, मुझे लगा आप कहीं चले गए हैं, वो नज़रें झुकाए बोली थी। मैं रोशनी में भी ज़ोरेज़ ने महसूस कर लिया था कि उसका चेहरा नम सा था। तुम डर गई थी? वो एक लम्हा तौक़ुफ़ के बाद बोला था। अब ऐसी भी बात नहीं है, उसने नाक सुकेड़ी थी। ज़ोरेज़ ज़ेर लब मुस्कुराते हुए दोबारा चाय की तरफ मुतवज्जा हुआ था। उसने चाय 2 मगों में डाली थी। ये लो, तुम्हारा डर कुछ कम हो जाएगा। ज़ोरेज़ चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते बोला था। खुर्रम को उसका लहजा शरारती लगा था। उसने चेहरा उठाकर ज़ोरेज़ की तरफ देखा था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था। मैं चाय नहीं पीती, वो आहिस्तगी से बोली थी। आज पी लो, मेरे हाथ की चाय हर किसी को नसीब नहीं होती। वो साइड स्माइल करते बोला था। खुर्रम ने ना चाहते हुए भी कप थाम लिया था। रूम में चले, वो अपना मोबाइल उठाते बोला था। जी, वो भी जाने के लिए मुड़ी थी। कमरे में आकर वो दोबारा फ्लोर कुशन पर बैठ गई थी। ज़ोरेज़ भी आकर उसके करीब पड़े दूसरे फ्लोर कुशन पर बैठा था। ज़ोरेज़ आफरीदी के बैठते ही वो तेज़ी से फासला बनाते थोड़ा दूर हुई थी। ज़ोरेज़ आफरीदी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे वो बर वक्त छुपा गया था। बेफिक्र रहो, मैं इंसानों को नहीं खाता, और अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता तो इतने दिन से तुम मेरे घर में अकेली रह रही हो, कुछ भी कर सकता था। इसलिए बिना डरे मेरी बातों का जवाब दो। उसने अपनी सर्द आंखें उस पर गाड़ते हुए पूछा था। जी, क्या बात? वो नज़रें झुकाए बोली थी। उसकी बातों से वो कदरे रिलैक्स हो गई थी। खुर्रम, तो क्या करती थी तुम और कहाँ रहती हो? अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा, क्योंकि वार्डन ने अब तक तुम्हारे घर इन्फॉर्म कर दिया होगा। उसने नज़रें उसकी झुकी पलकों पर टिकाए पूछा था। मेरा घर नहीं है, मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ, और इंटर के पेपर्स दिए हैं मैंने, वो झुके सर के साथ बोली थी, और साथ ही उसके आंसू टूटकर उसकी गोद में रखे हाथों पर गिरे थे। घर क्यों नहीं है? उसने आंखें सुकेड़ते पूछा था। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो जिनके माँ बाप ना हो उनके घर भी नहीं होते। ज़ोरेज़ आफरीदी को उसके लहजे में दुख महसूस हुआ था। और बहन भाई? वो भी नहीं है। वो अपने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते बोली थी, और उसकी इस हरकत पर ज़ोरेज़ आफरीदी को उस पर टूट कर प्यार आया था। उसे बहुत मासूम लगी थी। उसका दुख ज़ोरेज़ आफरीदी को अपने दिल पर महसूस हुआ था। अगर मैं तुम्हें एक घर की ऑफ़र करूं तो क्या ख्याल है? तुम मेरी एक बात मानना, और बदले में तुम्हारा घर तुम्हें मिलेगा, वो घर जहां तुम अपनी मर्ज़ी से रहोगी, जो सिर्फ तुम्हारा होगा। ज़ोरेज़ आफरीदी ने नरमी से बोला था। खुर्रम ने हैरत से चेहरा उठाकर उसे देखा था। मेरा घर? वो ज़ेरे लब बोली थी। कैसी ऑफ़र? कुछ देर बाद उसने पूछा था। मैं भी कितने सालों से इस घर में अकेला रह रहा हूँ। मुझे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरी तन्हाई बांटे, और तुम्हारे मेरे घर में आने से मुझे अंदाज़ा हुआ मेरे घर को और मुझे सच में एक खुर्रम की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। खुर्रम? वो ठहर ठहर कर बोल रहा था, और खुर्रम बिना पल के चिपकाए बस उसे ही देखती जा रही थी। क्या बनोगी मेरी तन्हाई की साथी? उसने दोबारा पूछा था। नहीं, खुर्रम ने नफ़ी में सर हिलाते कहा था। ज़ोरेज़ आफरीदी की आंखों में सर्दपन छाया था। मुझे तन्हाई से वहशत होती है, इसलिए तन्हाई की साथी मैं नहीं बन सकती। हाँ, अपना साथी बनाना है तो सोचूंगी, वो गर्दन उठाए बोली थी। ज़ोरेज़ आफरीदी ने मसनूई गुस्से से उसे घूरा था। वो डरने की बजाय खिलखिला कर हंस दी थी। बहुत बुरी हो तुम। ज़ोरेज़ आफरीदी ने उसके चेहरे पर झूलती लट खींची थी। लेकिन आपसे कम, वो भी मुंह बनाते फ़ौरन से बोली थी, और अब की बार कह कहा ज़ोरेज़ आफरीदी का गूंजा था। वैसे आप हर वक्त इतना गुस्सा क्यों करते रहते हैं? वो अब रिलैक्स अंदाज में बैठते चाय का सिप लेते बोली थी। पता नहीं, ज़ोरेज़ आफरीदी ने कंधे उचकाए थे। शायद आदत है। अगर आदत है तो बहुत बुरी है, इसे बदल लें प्लीज़, वो बुरा सा मुंह बनाते बोली थी। ज़ोरेज़ सर झुकाए मुस्कुराया था। अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझसे डर रही थी, और अब तुम मेरी आदतें बदलवाओगी? ज़ोरेज़ ने संजीदा लहजे में उसे घूरते पूछा था। नहीं, मेरा मतलब वो उसकी नज़रों से घबराई थी। ज़ोरेज़ आहिस्ता से हंस दिया था। आप मुझे पागल बना रहे हैं? वो रोहां सी हुई थी। तुम बहुत मासूम हो खुर्रम, उसका गाल खींचते बोला था। खुर्रम की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। अब बताओ कहाँ जाना है? कुछ देर बाद उसने पूछा था। हॉस्टल, वो तेज़ी से बोली थी। अभी भी हॉस्टल? क्यों? इस बार ज़ोरेज़ को सच में गुस्सा आया था।
کیونکہ وہاں آ کر آپ میری وارڈن سے بات کریں گے شادی کی، اور ان کی موجودگی میں آپ میرے ساتھ نکاح کریں گے، پھر میں آپ کے ساتھ آؤں گی آپ کے گھر۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اوپر سوچ انداز میں بولا تھا۔ اب سو جاؤ، وہ اس کے ہاتھ سے خالی مگ پکڑتے بولا تھا۔ کہاں؟ اس نے کنفیوز ہوتے پوچھا تھا، کیونکہ کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا اور وہ 2 لوگ۔ وہ اتنا بڑا بیڈ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ زوریز نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا تھا۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ ایک تو تم سوچتی بہت ہو، تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ، میں یہی ٹھیک ہوں، جاؤ۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور زوریز موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، کتنے ہی لمحے ایسے ہی سرک گئے تھے۔ زوریز کو لگا وہ سو چکی ہے، تبھی اس کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تھا۔ اور میں آپ کی جاسوسی کرنے نہیں آئی تھی، میں سچ میں انجانے میں آپ کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی معصوم آواز پر زوریز آفریدی کا قہقہا گونجا تھا۔ تم اتنی دیر سے یہ سوچ رہی تھی؟ اس نے رخ موڑ کر خرم کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، بس مجھے خیال آیا، وہ خفیف سے انداز میں بولی تھی۔ مجھے پتا ہے، اس لیے ریلیکس ہو کر سو جاؤ، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اگر پتا تھا تو بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی جاسوسی کر رہی ہوں؟ وہ کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تمہیں تنگ کر رہا تھا بس، اب تم سکون سے سوگی یا نہیں؟ وہ سختی سے بولا تھا، تو وہ بنا کچھ بولے تیزی سے لیٹ گئی تھی۔ زوریز آفریدی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ 2 ہفتے بعد آج شام ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور اب وہ دلہن بنی اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ چاندنی سے نہایا آسمان، ٹھنڈی ہوا اور گاڑی میں چھائی نرم سی خاموشی، سب کچھ جیسے خواب سے لگ رہا تھا۔ خرم سفید اور گلابی رنگ کے عروسی لباس میں موجود تھی جو اس کے لیے زوریز آفریدی نے خود خریدا تھا۔ چہرے پر سرخ دوپٹہ اوڑھے، آنکھوں میں شرم اور دل میں عجیب سے جذبات لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زوریز آفریدی مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا، آج اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے تھے، پھر وہ دھیرے سے بولا، پتہ ہے خرم، مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو گئی ہو۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے چنا ہے، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ چنا نہیں، مانگا تھا، اور تم نے ہاں کہہ کر میری زندگی بدل دی، وہ اس کی طرف دیکھتے بولا تھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ زوریز نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ خرم نے تیزی سے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ زوریز کی آنکھوں میں موجود جذبات دیکھ کر اس سرخ چہرے کے ساتھ نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد خرم نے جب گاڑی کو کسی انجان راستے پر دیکھا تو وہ چونکی تھی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ باہر دیکھتے بولی تھی۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ اچھا؟ وہ متجسس سی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جگمگاتے سفید بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ کتنی ہی دیر خرم بنا پل کے جھپکے اسے دیکھتی رہی تھی۔ یہ کس کا ہے؟ اس نے زوریز کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ باہر آؤ، بتاتا ہوں، وہ اسے کہتا باہر نکلا تھا اور خرم کی سائڈ پر آ کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے اترنے میں مدد دی تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے بمشکل باہر آئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اس بنگلے کے اندر لے گیا تھا۔ اندر سے وہ باہر سے بھی زیادہ حسین تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ بتائیں بھی، اس نے آنکھوں میں ستائش لیے پوچھا۔ تمہارا، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ خرم کے قدم وہیں تھمے تھے، اس کی آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ میرا؟ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاں تمہارا، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں اپنا گھر دینے کا، یہ وہی گھر ہے۔ اب اندر چل کر دیکھو گی نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ خرم کے لب کانپے تھے اور آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ کیا ہو گیا پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے فکر مندی سے بولا تھا۔ رو نہیں رہی، وہ انگلی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے مسکرا کر بولی تھی۔ اب رونا بالکل بند کرو، اب سے کبھی رونے نہیں دوں گا تمہیں، وہ اسے اس کی کمر کے گرد ہاتھ گزارتے بولا تھا۔ خرم نے شرما کر چہرہ جھکایا تھا۔ زوریز آفریدی نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ گھر کیسا لگا تمہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ بہت 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 اچھا، مجھے یہ گھر نہیں جنت لگ رہا ہے، وہ ایک دم سے پرجوش لہجے میں بولی تھی۔